हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जहाँ पे हम जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और अनसुने फैक्ट्स। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नेपाल पैलेस हत्याकांड की, जहाँ पे एक दिन के अंदर एक राज परिवार के 9 लोगों की हत्या कर दी गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं कि हत्या किसने की और उसके पीछे का कारण क्या था। प्रिंस दीपेंद्र को उनकी मां यानी नेपाल की रानी ऐश्वर्या ने शादी के बारे में बात करने के लिए बुलाया। रानी ऐश्वर्या ने कहा कि वह चाहती हैं कि प्रिंस की शादी हो जाए और इसके लिए वह दुल्हन का चुनाव कर रही है। इस पर प्रिंस दीपेंद्र ने कहा कि वह अपनी मर्जी की लड़की से शादी करना चाहता है। तो एक पल के लिए रानी ऐश्वर्या का माथा ठनका। रानी ऐश्वर्या ने उस लड़की के बारे में जब पूछा तो प्रिंस के जवाब से नाराज होकर साफ शब्दों में इस शादी के लिए इनकार करते हुए चली गई। प्रिंस को ऐसा आभास तो था कि उनकी मर्जी पर ऐतराज़ होगा, लेकिन इतना सख्त होगा यह उम्मीद नहीं थी। प्रिंस ने अपनी मां को मनाने का निश्चय किया और दोबारा बात करने की कोशिश के लिए खुद को तैयार किया। एक दिन फिर प्रिंस अपनी मां के पास पहुंचा और उसने कहा कि वह शादी के बारे में बात करना चाहता है। तो रानी ऐश्वर्या ने फिर इनकार करते हुए कहा कि उसके लिए दुल्हन उन्होंने चुन ली है। इस पर प्रिंस दीपेंद्र नाराज हो गया और यह बोलकर चला गया कि वह शादी करेगा तो देवयानी से ही। माँ बेटे के बीच इस बात को लेकर एक जंग जैसी छिड़ चुकी थी। कुछ वक्त के बाद प्रिंस और माँ की बातचीत हुई तो रानी ऐश्वर्या ने कहा कि उन्होंने जो लड़की प्रिंस के लिए चुनी है वह राजमाता रत्ना की बहन के खानदान की है, यानी राजघराने की। एक राजघराने में अगर दुल्हन आएगी तो प्रतिष्ठित राजघराने से ही आएगी। दीपेंद्र ने कहा कि देवयानी भी राजघराने की है, लेकिन इस पर रानी ऐश्वर्या बिगड़ गई और उन्होंने कहा कि उनके घराने की आन बान शान में वह लड़की फिट नहीं होती और दीपेंद्र उसका ख्याल मन से निकाल दे। इधर दीपेंद्र जब भी देवयानी से बातचीत करता तो कहता कि वह माँ को मनाने की कोशिश कर रहा है। दोनों का प्रेम प्रसंग ठीक चल रहा था और दोनों को उम्मीद थी कि शादी होने की संभावना खत्म नहीं हुई है। इस बीच दीपेंद्र ने अपने देश नेपाल के सुरक्षा विभाग के लिए हथियारों और अन्य उपकरणों की एक डील का प्रस्ताव रखा और अपना सुझाव भी। दीपेंद्र के इस प्रस्ताव को दीपेंद्र के पिता और नेपाल के राजा वीरेंद्र ने दरकिनार करते हुए उसे उलट अपने फैसले को तरजीह दी। दीपेंद्र को यहाँ भी मायूसी हाथ लगी। यदि दीपेंद्र अपनी और देवयानी की कुंडलियों को लेकर रानी ऐश्वर्या के पास गया और बोला कि वह शादी करेगा तो देवयानी से ही, भले ही माता पिता की इच्छा हो या ना हो, जन्म कुंडलियाँ छोड़कर, और यह कहकर वहाँ से चला गया। रानी ऐश्वर्या ने दोनों की कुंडलियों का मिलान करवाया तो एक ज्योतिषी का कहना था कि अगर प्रिंस दीपेंद्र 35 साल की उम्र से पहले पिता बनेंगे तो महाराज की मृत्यु तक हो सकती है। दीपेंद्र और देवयानी का रिश्ता कायम था, लेकिन दोनों चिंता में रहने लग गए कि आगे क्या होगा। दीपेंद्र ने भरोसा दिला रखा था कि वह शादी उसी से करेगा। एक दिन फिर दीपेंद्र ने देवयानी से शादी की बात छेड़ी तो रानी ऐश्वर्या ने कह दिया कि वह सिंधिया खानदान की है। वो पुणे के पेशवाओं की नौकरी करते थे, इसलिए वो शाही खानदान के मुकाबले कुछ नहीं है। दीपेंद्र ने कहा कि प्रिंस निरंजन की शादी जिस खानदान में तय हुई तब तो यह नहीं सोचा गया। रानी ऐश्वर्या बिगड़ गई और दीपेंद्र को तमीज़ से बात करने के लिए कहा। रानी ऐश्वर्या और प्रिंस दीपेंद्र के बीच कभी अकेले में या कभी परिवार के लोगों के सामने जब भी बात होती तो रानी कहती कि शादी जब भी होएगी तो उसी से होएगी जिसे दुल्हन के रूप में उन्होंने चुना है। दूसरी तरफ प्रिंस दीपेंद्र भी साफ शब्दों में कह देता कि वह उन्हीं का बेटा है और उन्हीं की तरह जिद्दी है, इसलिए शादी तो वह देवयानी से ही करेगा। इसी बीच दीपेंद्र का राजनीतिक दखल और उसके पिता के फैसले भी एक दूसरे के उलट ही साबित हो रहे थे। साल 2001 में जून के महीने का पहला दिन था। दीपेंद्र हर तरफ से मायूस था और जल्द ही कोई फैसला करना चाहता था। इसी दिन राजमहल के फैमिली डिनर का आयोजन था। आज मौका था सबके सामने किसी नतीजे पर पहुंचने का, लेकिन नतीजा निकला कुछ और ही। दीपेंद्र को शाम से ही नशा करना शुरू कर दिया था और बेकाबू हो गया था। सबकी मौजूदगी में अपनी माँ और पिता पर चीखा चलाया तो कुछ रिश्तेदार उसके कमरे में छोड़ आए। अपने कमरे में पहुंचने के बाद दीपेंद्र ने देवयानी से फ़ोन पर बात की और उसे कोई इशारा नहीं दिया, बस यही कहा कि अब वह सोने जा रहा है। इसके बाद दीपेंद्र कमरे से निकला तो आर्मी के जवान की तरह और घातक हथियारों से लैस होकर फिर गैदरिंग हॉल में पहुंचकर धड़ाधड़ गोलियां बरसाते हुए दीपेंद्र ने अपने माता पिता समेत राज परिवार की 9 लोगों को मौत की घात उतार दिया और खुद को भी गोली मार ली। नेपाल के एक प्रतिष्ठित घराने के पशुपति शमशेर जंग बहादुर राणा और उषा राजे सिंधिया की बेटी देवयानी को यह खबर मिली तो उनके पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। इस नरसंहार के अगले ही दिन देवयानी ने नेपाल छोड़ दिया और भारत चली गई।
जिसके बाद देवयानी राणा जो बाद में अर्जुन सिंह के परिवार की बहू बनी थी। नेपाल के इतिहास में 1 जून 2001 को काला दिन करार दिया जाता है। 17 साल पहले इस रात काठमांडू स्थित नारायण हिती राजमहल में राज परिवार के 9 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस हत्याकांड में सबसे चर्चित कहानी यही रही कि प्रिंस दीपेंद्र ने गोलियों की बौछार कर सबको मार डाला था। हालांकि इस तरह की खबरें भी रही कि नेपाल में बड़ी संख्या में लोग इस कहानी पर विश्वास नहीं करते। इस नरसंहार के बाद में और भी कहानियां मीडिया के सामने आई, जैसे 8 साल के बाद यानी 2009 में तुल बहादुर शेरचंद सामने आया और उसने कहा कि उस हत्याकांड का जिम्मेदार वह था। एक कहानी यह भी है कि हत्याकांड के समय के दौरान नेपाल के विदेश मंत्री रहे चक्र बास्टोला का कहना था कि हत्याकांड के पीछे पूर्व प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला को भी मारने की साजिश थी। चक्र के मुताबिक कोइराला की कार पर हमला हुआ था। चक्र ने एक से एक बड़ी साजिश करार दिया था। एक कहानी यह भी है कि पैसे से पत्रकार रहे कृष्णा अबिरल ने रक्तकुंड उपन्यास लिखा। कृष्णा ने राजमहल की एक महिला कर्मचारी के साथ इंटरव्यू किए जो रानी की सेविका थी। उस उपन्यास में लिखा गया कि दीपेंद्र के भेष में 2 नकाबपोश आदमियों ने गोलियां बरसाई। ये 2 नकाबपोश कौन थे, यह रहस्य अब तक सुलझा नहीं है। एक ये भी बोला जाता है कि नेपाल के तत्कालीन राजा वीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र उस रात महल में मौजूद नहीं थे। हत्याकांड में वीरेंद्र की तरफ के रिश्तेदार मारे गए, लेकिन ज्ञानेंद्र की तरफ के रिश्तेदार बच गए। इसके बाद आरोप लगाया जाता है कि ज्ञानेंद्र राजा बनना चाहते थे और गद्दी हथियाने के लिए हो सकता है उन्होंने ही षड्यंत्र रचा था। एक थ्योरी ये भी है कि राजा नरेश वीरेंद्र की हत्या के पीछे भारत का हाथ था। एक अन्य थ्योरी के अंदर राज परिवार की हत्या के वक्त नेपाल राज परिवार के प्रिंस पारस की भूमिका पर उंगली उठी थी। जब हादसा हुआ राजकुमार पारस शाही महल में मौजूद था, लेकिन उसे खरोच तक नहीं आई। पहले भी कई मामलों में बदनाम पारस के मिजाज, करतूतों और अतीत को देखकर पारस पर शक किया गया। इसके अलावा एक और थ्योरी कुछ वक्त के लिए चर्चा में रही थी, सेल्फ बॉम्बिंग। कहा जाता है कि इस हत्याकांड के पीछे मानव बम का धमाका भी हो सकता है। इन तमाम थ्योरीज के चलते सच का खुलासा अब तक नहीं हुआ है। अलबत्ता कुछ सवाल जरूर खड़े हुए हैं, जैसे इस घटना के बाद भारत ने यह बयान क्यों दिया कि इस घटना में भारत की कोई साजिश नहीं है। पूरी घटना के दौरान राजमहल के एडीसी अपने कमरों से बाहर क्यों नहीं निकले। नेपाल के राजमहल के सुरक्षाकर्मी गोलियां चलने की आवाज़ आने के बावजूद वहां क्यों नहीं पहुंचे। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।